आज 13 जून को सुबह से ही एक बड़ा दुखदाई समाचार आ रहा है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, मिसाइलों से, फाइटर प्लेन से, बम्बर से, और लड़ाई चालू हो गई है। और ईरान ने भी 800 ड्रोन्स वो इजराइल के हमले के जवाब में उस पर काउंटर अटैक किया है। अब ये लड़ाई चालू हो गई। ईरान बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और जो ये हिंदू हैं इंडियन, इनका माइग्रेशन हो गए वहीं से आए ईरान से। जो पारसी हैं वो ओरिजिनल थे, आके उन्होंने अपना नाम हिंदू बदल लिया। सूर्य के उपासक पूजा, और ये सनातन धर्मी और हिंदू भी सूर्य के उपासक हैं। तो अब इजराइल अकेले तो अपने आप नहीं कर सकता। ये 100% इसको यूएस की सपोर्ट है। तो यूएस एंड इंटरनेशनल जो IAEA, जो सारी दुनिया में ये न्यूक्लियर जो साइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो, उसका इंस्पेक्शन करता है हर साल। तो उसके बाद सबकी इंफॉर्मेशन है। ईरान में भी जो कुछ हो रहा है उसकी सब इंफॉर्मेशन उसके पास है, और उसने यूएस के थ्रू उसको इजराइल को पास ओवर की है। ये श्योर है, क्योंकि कहीं न्यूक्लियर बम नहीं बने और कोई नया कंट्री ना बना पाए। और ईरान कोशिश कर रहा था, इसके लिए नेगोशिएशन चल रही कई सालों से। पहला समझौता हो गया, पर तोड़ दिया उसको ट्रम्प साहब ने, शायद 2015 के आसपास। अब नए की नेगोशिएशन चल रही थी। तो एक तरह तो बातचीत चल रही है, समझौते की दूसरा अटैक हो रहा है। कोई इजराइल नहीं चाहता कि कोई जो है मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर बने, कोई भी कंट्री। पाकिस्तान तो न्यूक्लियर है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, मगर वो शिया कंट्री है। और ईरान जो है सुन्नी नहीं, सुन्नी है पाकिस्तान, इराक है शिया कंट्री। तो ये क्या होता है, मगर इससे समस्याएं तो खड़ी होगी। और मैं बाकी की क्या कहूँ, मैं तो इंडिया के मामले सोचूंगा। आरएसएस जो एंटी मुस्लिम है, उसका जन्म ही मुसलमानों की मुखालफत करने के लिए, जिसका हुआ 1925 में, 100 साल पहले। तो इस बात से खुश है कि इजराइल ने, ज्यूज ने मुस्लिम ईरान पे अटैक कर दिया। अब ईरान को जो है ये रशिया और चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो ना तो अपने हथियार देंगे इसको, ना ही अपने फौज भेजेंगे ईरान की सपोर्ट में। बहुत बड़ा कंट्री है इजराइल, तो बहुत छोटा सा ही है। और जब अब से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले अलेक्जेंडर, जो उसको इंडिया में सिकंदर बोलते हैं, उसकी जो थी ईरान के किंग से लड़ाई हुई थी सेकंड, तो उसमें उसने, उसको फारस बोलते हैं, तो फारस जो है उसको हरा दिया था किंग को। और ईरान पे भी ये ग्रीक जो था, अलेक्जेंडर का कब्जा हो गया। उसके बाद वो इंडिया आया, पंजाब, तो वहाँ भी लौट गया। तो 2300 साल पुरानी सिविलाइजेशन, इससे भी शायद ज़्यादा पुरानी हो। ये नॉन हिस्ट्री है इसकी तक 4,000 ईयर्स की। जितनी इजराइल के यूज़ की है, मोजेस से लगा के 3,500 साल पुरानी, उतनी ही ये ईरान की भी है। इस्लाम तो बाद में आया वहाँ। फारस, ये हिंदी हिंदुस्तान थी तो फारसी भाषा के शब्द है, पर्शियन लैंग्वेज के शब्द है। हिंदू शब्द भी जो है ओरिजिनल की उत्पत्ति जो हुई थी, ये जो ईरान का, ये बलूचिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान के साउथ में, बलूचिस्तान के नॉर्थ में ईरान का,
वहाँ हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिंदी हिंदुस्तान ये भी तकरीबन 2300 साल पहले हुई है। तो हमारे तो ईरान से बहुत प्यारे कल्चरल सिविलाइजेशन संबंध है, इजराइल से नहीं है। मैं इसमें कई चीज़ें आती हैं जो इंडिया को टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स की या ये एयर डिफेंस के लिए रडार और ये सब जो सिस्टम है ये सब इजरायली है इंडिया के पास। तो इसलिए इजराइल की भी मुखालफत नहीं कर सकता इंडिया। पाकिस्तान से लड़ने के लिए इजराइल की मदद चाहिए। ईरान से भी बड़े पुराने सिविलाइजेशन संबंध है। साढ़े तीन हजार साल पुराने। और वहाँ का जो चबार पोर्ट है इंडिया जो पाकिस्तान से तो ब्लॉक्ड है परमानेंटली, सेंट्रल एशिया और यूरो एशिया जाने के लिए ट्रेड लैंड वाला जो स्टोरली कर रहा है। अब वो सोच रहा था कि ये बम्बई से ईरान होते हुए और सेंट्रल एशिया यूरो एशिया पहुँचे, हालांकि बहुत कॉस्टली फिजिबल नहीं है इकोनॉमिकली वो। और जगह जगह बार बार लोडिंग अनलोडिंग उसमें वेस्टेज भी होती है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, दोनों चीज़ होती है। और टाइम भी इन्वॉल्व हो, टाइम इज मनी। जितनी जल्दी लैंड रूट से पहुंच जाएगा सेंट्रल एशिया यूरो एशिया, उससे शायद दुगने से ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ ईरान और जो ये सऊदी अरबिया इजराइल होते हुए जॉर्डन होते हुए यूरोप पहुँचने का रास्ता इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो होने वाला नहीं है। बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी। तो ये चीज होने वाली नहीं है। अब सवाल ये कि आरएसएस तो एंटी मुस्लिम है, वो तो इजराइल को सपोर्ट करेगा। और इंडियन गवर्नमेंट है ये तो आरएसएस की ब्रांच है, नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस का पिल्ला। जिस दिन चाहे आरएसएस हटा दे, मोदी को भगा दे, इसको लात मार के इसकी हत्या करा दे, जैसे और अपने बहुतों की पुस्तक हत्या कराई है। तो डिफेंस सपोर्ट के लिए तो इसको इजराइल की ज़रूरत है, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए ईरान की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल वो वहीं से आता है, गल्फ से, ईरान से, सऊदी अरबिया से। अगर जो ने वो गल्फ को ब्लॉक कर दिया तो 20% जो क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होता है, शिपिंग, वो ब्लॉक हो जाएगा। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी, एडवर्स इम्पैक्ट होगा इंडिया की इकोनॉमी में। पहले ऑलरेडी खस्ता हालत में और बद से बदतर हो जाएगी। अब इंडिया के सामने क्या समस्या, क्या करे? कुछ नहीं कर सकता। इंडिया हाथ में कुछ है ही नहीं, अकल के अंध हो गए। नरेंद्र मोदी अकल का तो अंधा है ही, ये तो सबको पता है, मूर्ख है, महामूर्ख है। आरएसएस में एक से बढ़ के मूर्ख है। एक तो ये होगा। अब दूसरी रेमिटेंसेस, जहाँ से कई लाख एम्प्लाई हिंदू जो है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही है, वो वहाँ पे रोजी रोटी के लिए एम्प्लॉयमेंट में गए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। उससे जो पैसा वो बनता है अपने फैमिली को इंडिया में भेजते हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज आती है डॉलर्स में, तो उसका भी नुकसान होगा, लॉस होगा। इंडिया के एक्सपोर्ट जो है, मटेरियल जो है, कमोडिटी एक्सपोर्ट है कहाँ? सर्विसेज एक्सपोर्ट तो है, कमोडिटी एक्सपोर्ट तो ना की बराबर है। ऑलमोस्ट 20% जो इनकम है वो कमोडिटी एक्सपोर्ट से, वो रेमिटेंस से जो सैलरी ये एम्प्लॉई है वो भेजते हैं पैसा, उसका भी लॉस होगा। तो यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक हालत इससे बिगड़ेगी और ज़्यादा। अभी भी वो अच्छी नहीं है, बद से बदतर है। एक टांग टूटी हुई है, दूसरी टांग टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है? बैसाखी लेके तो चलना ही है, लगड़े को बैसाखी लेके तो चलना ही है। तो एक तो जो इनको डिफेंस की है, डिपेंड बहुत कुछ इजराइल पर डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए और इक्विपमेंट के लिए।
अब 800, 700, 800 ड्रोन छोड़िए ईरान ने भी इसराइल के ऊपर। कितना डैमेज कर पाते नहीं कर पाते कुछ पता नहीं, अभी पता चल जाएगा एक आध दिन में। आज तो लड़ाई चालू ही हुई है ना, कितने दिन चलती है ये भी पता नहीं। क्यों प्यारे दोस्तों, कितने दिन चलेगी? आपका क्या असेसमेंट है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, आपका क्या सर? इंडिया को इससे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। इसराइल से डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, ईरान से क्रूड ऑयल है और रेमिटेंसेस जो नगद नारायण आते हैं डॉलर्स, उसका लॉस होगा। तो दोनों गालों में थप्पड़ है ना, इधर से भी थप्पड़ उधर से भी थप्पड़। तो नरेंद्र मोदी की क्या नीति है, क्या फॉरेन पॉलिसी है? कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कुछ है ही नहीं। फॉरेन मिनिस्टर तो बेकार का आदमी है। मोदी की पॉलिसी, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है, मोदी की फॉरेन पॉलिसी है। मोदी की सेना, इंडियन आर्मी तो ख़त्म हो चुकी है। इंडियन आर्मी को तो जनरल साहब जो है, चीफ आर्मी स्टाफ, वो वहाँ पे जाके ये भगवाधारी जो है उनको नमस्ते करते हैं, उनके जाके पाँव छूते हैं। और यूनिफॉर्म के अंदर ये पहला ही दफ़ा हुआ है इंडिया में कि इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ जो है यूनिफॉर्म पहन के भगवाधारी एक लंपट बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे और उसके पाँव छू रहा है। इससे ज़्यादा नालायकी क्या हो सकती है? वह मजबूर है, रोजी रोटी पेटी का सवाल है। नहीं तो नौकरी डिसमिस करके प्रधानमंत्री दूसरों को बना देगा चीफ ऑफ स्टाफ और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करा देगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI को लगा देगा, गिरफ्तार कर लो इसको, इसकी बीबी को, दोनों को, बुढ़े बुढ़िया को। तो जो खौफ का माहौल है, मगर ये इकोनॉमिक लॉस, क्रूड ऑयल का कीमतें बढ़ती है वो भी लॉस, और जो रेमिटेंसेस आती हैं बिना कुछ किए, वो कहते हैं मैन पावर एक्सपोर्ट। एक्चुअली दिस आई विल कॉल इट मीट एक्सपोर्ट। मैन पावर जो है वो तो मीट ही है ना, तो मीट एक्सपोर्ट, ह्यूमन मीट एक्सपोर्ट, उससे जो पैसा आता है उसका लॉस। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो होना है वो होगा। हमारे आपके प्यारे दोस्तों का खाना आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। हम तो ये पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, दुनिया देखते रहते हैं। 80 साल से मैं चाँद भी देखे और सूरज भी देखे हैं। रोज़ाना चाँद देखता हूँ, पिछले 80 साल से रोज़ाना सूरज देखता हूँ। सुबह देखता हूँ, शाम देखता हूँ, गर्मी देखता हूँ, बरसात होता है, जाड़े देखता हूँ। तो ये दुनिया में देख रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं? तो 20 साल रिटायर हुए भी हो गए, पेंशन खा रहा हूँ मजे से, सुखी जीवन। तो जीवन सुखी तो होना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहो। तो प्यारे, हंसते मुस्कुराते रहो, यही तो अल्टीमेट सत्य है। तो वो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।